छात्रों, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान। छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे करों का वर्गीकरण। करों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है या करों को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, इस विषय की चर्चा आज हम अपने इस लेक्चर्स में आपके सामने करने वाले हैं। छात्र चर्चा से पूर्व आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें तथा अपने सारे सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा हम तक प्रेषित करें, जिससे हम अपने इस लेक्चर्स को और ज़्यादा इफेक्टिव आपके सामने उपलब्ध कर सकें और आपकी समस्याओं के अनुसार ही इस लेक्चर को बनाया जा सके या आपके समस्त समस्याओं को, समस्त क्वेश्चंस को हम आपके पास उत्तर के रूप में प्रेषित कर सकें। कर को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार से परिभाषित किया है। उनका अपना मानना है कि कर को कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है और इसी प्रकार से अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार कर के संदर्भ में अलग अलग रूप से प्रस्तुत किए हैं। उनके विचार के अनुसार करों को कई भागों में वर्गीकृत किया जाता है, कई भागों में विभाजित किया जाता है और वह सारे विभाजन, वह सारे वर्गीकरण अलग अलग स्वरूप के हैं। तो इसी प्रकार कर का वर्गीकरण हम किसी एक रूप में नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे छात्रों को यह अंदाज़ा होगा कि कर को दो भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, किंतु यह गलत है। कर का वर्गीकरण उसके स्वरूप के आधार पर होता है और इसी कारण हम आज की चर्चा में कर के समस्त वर्गीकरण के स्वरूपों पर ही विशेषतः ध्यान रखेंगे कि कर को किस किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। The classification of the text is not a single way. Different scholars have to define it by the different ways, different concept. Here we are describing the all descriptions, all classification of the texts on the different ways, so that there is no only two kinds of the text classification, direct text and indirect text. There are so many different types of the text classifications. In this lectures we are focusing approximately all classification of the texts. छात्रों आपके समक्ष एक तालिका दी गई है जिसमें कर के वर्गीकरण को चार भागों में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द टैक्सेस। पहला है दर के आधार पर अकॉर्डिंग टू रेट्स, दूसरा है स्वरूप के आधार पर अकॉर्डिंग टू नेचर, और तीसरा है मात्रा के आधार पर अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, और चौथा है मूल्यांकन के आधार पर अकॉर्डिंग टू इवैल्यूएशंस। यहाँ हमें चर्चा करनी है कि करों को इस चारों भागों में जो हम डिवाइड करते हैं, इन चारों स्वरूपों में जो डिवाइड करते हैं, इनका अपना सब क्लासिफिकेशन क्या है या इनकी इनकी इस विभाजन के पीछे उद्देश्य क्या है। दरों के आधार पर अगर मैं आपसे बातें करूं तो कई सारे रेट ऑफ द टैक्सेस हैं या कई सारे इम्पोजिशंस ऑफ द टैक्स के रेट के आधार पर वर्गीकरण किए जा सकते हैं, जहां पर अनुपातिक है, प्रगतिशील कर है, अधोगामी कर है, समानुपातिक कर है। इसी प्रकार से स्वरूप में मैं चर्चा करूं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का वर्गीकरण है। मैं मात्रात्मक रूप से बातें करूं तो एकल कर और बहुल कर है, सिंगल टैक्सेशन एंड मल्टीपल टैक्सेशन से। मूल्यांकन के आधार पर कहा जाए तो विशिष्ट कर है, दोहरे कर है, और इस प्रकार के करों का वर्गीकरण है। तो इन सारे चीज़ों की चर्चा हम क्रमशः अलग अलग से करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना आप ध्यान रखो कि करों का वर्गीकरण जो है वो सामान्यतः चार भागों में किया जाता है। पहला है दर के आधार पर अकॉर्डिंग टू रेट्स, दूसरा है स्वरूप के आधार पर अकॉर्डिंग टू नेचर्स, और तीसरा है मात्रा के आधार पर अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, और चौथा है मूल्यांकन के आधार पर अकॉर्डिंग टू इवैल्यूएशंस। छात्रों, हम पहले कर के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, जहां हमने आपसे बताया था कि करों का वर्गीकरण रेट के आधार पर किया जाता है, दर के आधार पर किया जाता है। छात्रों, दर के आधार पर कर के वर्गीकरण का आशय है कि जो कर लगाया जाता है उसकी दर क्या होगी। जो जिस दर से एक करदाता को कर भुगतान करना है उसके लिए कर का अनुपात क्या होगा, कर का रेट क्या होगा। तो अनुपात के आधार पर आप कह सकते हैं, रेट के आधार पर अगर आप कह सकते हैं, तो ऐसे कर को हम कर का वर्गीकरण दर के आधार पर कहते हैं। आपके सामने टेबल में दिखाया जा रहा है कि कर के वर्गीकरण को सामान्यतः चार भागों में दर के आधार पर किया जाता है: आनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर और अधोगामी कर।
अनुपातिक कर पर मैं चर्चा आपसे करूं। अनुपातिक कर रेशनल टैक्स एक ऐसा कर प्रणाली जहां पर समस्त करदाता को एक ही अनुपात में एक ही दर से कर का भुगतान करना पड़ता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि अगर किसी उपभोक्ता को 1,000 रुपये उसकी आय है तो उसको 10% कर देना है। अगर उसकी इनकम 2,000 रुपये भी है तो कर का दर जो है वो उसके ऊपर 10% ही लगेगा। अगर 3,000 रुपये इनकम है तो भी उसको 10% ही कर का भुगतान करना पड़ेगा। तो किसी भी आय की सीमा पर, किसी भी आय के स्तर पर उसके कर की जो दर है वो एक समान ही रहेगी, इसलिए इसको अनुपातिक कर कहते हैं। दूसरा कर का वर्गीकरण है प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव, एज यू नो, इंक्रीजिंग वे आप कह सकते हैं। वेयर एवर द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इंक्रीज, द रेट ऑफ द टैक्स इज ऑल्सो बी इंक्रीज। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वैसे करदाताओं की कर की दर भी बढ़ जाती है, उससे प्रगतिशील कर कहते हैं। इफ़ अ कंज्यूमर हैव टू इनकम 1,000 रुपीज़, दे हैव टू पे द टैक्स बाय 10%। इफ देयर इनकम इज इंक्रीज 5,000, दे हैव देयर टैक्स रेट इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20%। जैसे जैसे उसकी आय बढ़ रही है उसकी आय के बढ़ने के साथ साथ कर का दर भी बढ़ जाता है। 1,000 रुपये आय वालों को 10% की दर से कर देना है और 5,000 की इनकम आय वालों को 15% या 20% की दर से कर देना है। तो ये आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ने कर के दर की बढ़ने की गति प्रगतिशील होती है, बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रतिगामी कर जस्ट अपोजिट फ्रॉम द प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रगतिशील कर का ठीक विपरीत है। जैसे जैसे कर प्रगतिशील में बढ़ता है, आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है, वैसे वैसे प्रतिगामी कर में आय के बढ़ने के साथ साथ कर की दर कम होने लगती है। किसी उपभोक्ता की आय अगर 1,000 रुपये है तो 30% कर, उसकी आय 2,000 रुपये हो जाए तो 25% कर, उसकी आय 5,000 रुपये हो जाए तो 20% कर, उसकी आय 10,000 हो जाए तो 15% कर। तो इस प्रकार से डिग्रेसिव कर रहा है, वो गिर रहा है, इसलिए इसको रिग्रेसिव टैक्स पॉलिसी भी हम लोग कहते हैं। अधोगामी कर, अधोगामी कर एक आधुनिक कर प्रणाली है जिसमें कुछ सीमा तक आय बढ़ने पर कर की दर को बढ़ाया जाता है, फिर वह कर की दर स्थिर हो जाती है और अंततः कर की दर को फिर बढ़ा दिया जाता है। फिर उच्च आय वर्ग वालों पर कर की दर को समान कर दिया जाता है और एक सीमा के बाद उसको धीरे धीरे कम किया जाता है। ये चारों कर प्रणालियाँ आपस में एक संदर्भित हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अनुपातिक कर प्रणाली अच्छी है, कुछ का मानना है कि प्रगतिशील कर प्रणाली अच्छी है, कुछ का मानना है प्रतिगामी कर प्रणाली अच्छी है, कुछ उससे अधोगामी कर प्रणाली को अच्छा मानते हैं। लेकिन सबका सबका कुछ न कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स है। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि एक देश सारे कर प्रणाली को अडॉप्ट करता हो। समानता अगर अर्थशास्त्र के अध्ययन के बारे में देखा जाए छात्रों, तो इस समय ना तो अनुपातिक कर प्रणाली लगाई जाती है, ना तो प्रगतिशील कर प्रणाली लगाई जाती है, ना तो प्रतिगामी कर प्रणाली लगाई जाती है। समान बोलचाल की भाषा में समान अर्थशास्त्रियों के अध्ययन के आधार पर प्रतिगामी कर कुछ हद तक उचित है, लेकिन इसको भी अब इम्पोज नहीं किया जाता है। जो समान रूप से कर प्रणाली चलन में है वो अधोगामी कर प्रणाली है, डिग्रेसिव कर प्रणाली है। बाकी सभी समस्त कर प्रणाली में कुछ न कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ न कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ न कुछ खामियां भी हैं, इसी नाते इसको आलोचित किया जाता है। इनका विस्तृत चर्चा हम जब अलग से कर के दर के बारे में, दर के आधार पर कर का वर्गीकरण की चर्चा पर लेक्चर बनाएंगे तो उस पर हम आपकी क्वेश्चंस को और इस पूरे डिस्क्रिप्शंस को शामिल करेंगे। छात्रों, जो हमारे कर के वर्गीकरण का अगला भाग है उसमें हम स्वरूप के आधार पर कर का वर्गीकरण करते हैं। स्वरूप अर्थात नेचर, और इस प्रकार से कर को दो भागों में बांटा जाता है नेचर के आधार पर। पहला है प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को परोक्ष कर भी कहते हैं, इन इंग्लिश डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। छात्रों, डायरेक्ट टैक्सेस मीन्स ऐसा कर जो करदाता पर लगाया जाए और उसका भुगतान भी करदाता ही करे। एक प्रश्न बनता है टैक्स इम्पोजिशन एंड टैक्स बर्डन। तो आप कह सकते हो कि प्रत्यक्ष कर इज द सेम काइंड ऑफ द टैक्स वेयर द इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स एंड द बर्डन ऑफ द टैक्स इज ऑन द सेम एरिया। जिसके ऊपर कर लगाया जाए और अगर कर का भुगतान भी वही व्यक्ति कर रहा है तो ऐसे कर प्रणाली को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। आप किसी भी तरीके से इसमें शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, कर में विवर्तन नहीं कर सकते हैं, कर के भार को किसी दूसरे के ऊपर टाल नहीं सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर, ऑल यू नो, इनडायरेक्ट टैक्स है, लगाया कहीं और जाए और उसका भुगतान कहीं और प्राप्त हो। करदाताओं पर जिसके ऊपर कर लगाया जाता है, जिसके ऊपर इम्पोज किया जाता है, उसका वो अलग व्यक्ति है और उसको जो वहन कर रहा है, जो उसको फेस कर रहा है, जो उसके भार को महसूस कर रहा है, वह कोई और व्यक्ति है।
इसी विचारधारा में थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊं। जैसे इनकम टैक्स के बारे में आपने सुना होगा, आयकर। जिस व्यक्ति के ऊपर आयकर लगाया जाता है वो अपने आय के कर के भार को किसी दूसरे के ऊपर टाल नहीं सकता है। उसे अपनी आय के उस हिस्से के रूप में कर का भुगतान करना ही करना है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस। इसके अलावा आपने देखा होगा जमीन की रजिस्ट्री कराते समय संपत्ति आपको मिलती है तो संपत्ति कर भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, आप उसे टाल नहीं सकते हो। इसी प्रकार कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट घरानों के ऊपर जो टैक्स लगता है वह भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर ही है। कॉर्पोरेट घराने उस कर को टाल नहीं सकते हैं कि वो अपने उपभोक्ताओं के ऊपर, उत्पादित वस्तुओं को क्रय करने वाले उपभोक्ताओं के ऊपर उसको टाल दें, ऐसा नहीं है। तो ये ऐसे कर को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब प्रत्यक्ष कर की मैं बातें आपसे करूं, जितने भी प्रकार के कमोडिटीज पर आप टैक्स देते हो, आप जीएसटी को ले सकते हो, आप इसके पहले वैट था, वैट को ले सकते हो। these kind of the taxes are known as the indirect taxes, because while the imposition of the tax, the government should impose the tax on companies, but companies should transmit the tax by the price on the commodities। जैसे उत्पादन शुल्क, अब कंपनी के ऊपर प्रोडक्शन टैक्स लगाया सरकार ने, तो कंपनी ने उस प्रोडक्शन टैक्स को वस्तु की कीमतों पर सम्मिलित कर दिया। तो एक बार तो कर को भुगतान कंपनी ने कर दिया, लेकिन कर का जो बोझ था वो कीमत के रूप में वस्तु पर शामिल हो गई। और जब उपभोक्ता उस वस्तु को उपभोग करता है तो वस्तु की कीमत के साथ साथ उस करों का भी वो भुगतान करता है। तो यहाँ पर बर्डन वस्तु का मूल्य और टैक्स के रूप में उपभोक्ता को बियर करना पड़ता है। तो इम्पोजिशंस लगाया गया उद्यमी के ऊपर, लेकिन भार वहन जो है वह करदाता के द्वारा किया गया, आप कह सकते हैं वह उपभोगकर्ता के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर इम्पोजिशंस कहीं और था और बर्डन कहीं और था। ये अप्रत्यक्ष रूप से करदाता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि इट इज़ द इनडायरेक्ट टैक्स। परोक्ष कर सरकार कह के नहीं लगाती कि हाँ उपभोक्ता के ऊपर कर लगा रहे हैं। सरकार उत्पादन शुल्क, परचेज टैक्स, क्रय शुल्क, विक्रय कर, सेल्स टैक्स, these kinds of the taxes are known as the indirect taxes, जिसे हम लोग अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर के रूप में जानते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग जब इसके स्वरूप पर चर्चा करेंगे तो करेंगे। फिर छात्रों, अब हम कर के अगले वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, जिसमें मात्रा के आधार पर कर का वर्गीकरण किया जाता है। मात्रा मीन्स क्वांटिटी, कितने कर लगाए गए हैं। जब इसके आधार पर कर का वर्गीकरण किया जाएगा तो इसे मात्रात्मक रूप से कर का वर्गीकरण कहते हैं। सामान्यतः अर्थशास्त्रियों ने इसे दो भागों में विभाजित किया है। एक है सिंगल टैक्स, एकल कर कहते हैं, और दूसरा है मल्टीपल टैक्स, बहुल कर। बहुल मतलब अधिक। जब किसी देश की सरकार किसी एक ही प्रकार के कर का इम्पोजिशंस करती है, किसी एक ही प्रकार के कर को अपने देश के नागरिकों पर लगाती है, तो ऐसे कर को एकल कर कहते हैं। और जब सरकार बहुत सारे कर का संग्रहण करती है तो ऐसे कर को मल्टीपल टैक्स कहते हैं। जब जीएसटी का सुधार हो रहा था तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर सिंगल टैक्स सिस्टम लागू होता है, उस प्रकार से कर भारत सरकार को लगाना चाहिए। सर्वथा ऐसी बातें सही नहीं हैं। बहुत सारे देश आडंबर के रूप में दिखाते हैं कि उनके यहाँ कर की संरचना एक है, किंतु कहीं ना कहीं अगर उनका सही अध्ययन किया जाए तो उन देशों में भी बहुत सारे कर लागू किए गए हैं, क्योंकि एक कर लगाने से सरकार की आवश्यकता की आपूर्ति नहीं हो सकती है। तो फिलहाल भारत की कर प्रणाली की मैं आपसे बातें करूं, भारत में कर प्रणाली जो है वो मल्टीपल टैक्स की है। बहुल कर, अधिक कर, कई प्रकार के कर एक साथ लगाए जाते हैं। सिंगल टैक्सेशन प्रणाली वह है जिसमें एक ही प्रकार के कर लगाए जाते हैं। आप समानतः कह सकते हो कि जिस देशों में एकल कर प्रणाली के बारे में चर्चा होती है वो सिर्फ इनकम टैक्स पर ही कर लगाएगा। आपकी कोई भी इनकम हो उस पर एक निश्चित दर होगी, उसी दर के आधार पर आपसे कर लिया जाएगा। बाकी अप्रत्यक्ष कर के रूप में आपसे कोई कर नहीं लिया जाएगा। तो आप ये एक प्रत्यक्ष कर का ही एक स्वरूप है कि जहाँ पर एक आय के रूप में कर लगा दिया जाए, किंतु यह उसकी मात्रा के आधार पर लगाया जाता है, तो इस नाते इसको एकल कर कहा जाता है। बहुल कर अप्रत्यक्ष कर का ही एक फॉर्म है, बट इसको मात्रात्मक रूप से विभाजित किया गया है। बहुल कर में सामान्यतः छात्रों बहुत प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जैसे भारतवर्ष में आपने देखा होगा कि उत्पादन कर भी हम देते हैं, हम विक्रय कर भी देते हैं, हम बॉर्डर एक्साइज टैक्स भी देते हैं, ड्यूटीज़ कर भी देते हैं, हम इसके अलावा नगरपालिका का कर भी भुगतान करते हैं। तो कई इकाइयां हैं, हर इकाइयों पर हमें अलग अलग रूप से कर का भुगतान करना पड़ता है।
उसी प्रकार के कर आप यहाँ कह सकते हैं कि बहुल कर एक ऐसी कर प्रणाली है जिस कर प्रणाली में करदाता को कई प्रकार के कर का भुगतान करना पड़ता है, कई प्रकार से कर के भार को वहन करना पड़ता है। दे हैव टू फेसेस द मल्टीपल टाइप्स ऑफ द टैक्सेस, नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ द टैक्सेस कि उसको भुगतान कर दिया उन्होंने और उनकी समस्याएं समाप्त हो गई। तो कई प्रकार के करों का जब इम्पोजिशंस किया जाएगा सरकार के द्वारा तो उसे हम लोग बहुल कर कहते हैं। और इफेक्टिव ये ज़्यादा है क्योंकि कर का भार एक बार अगर एकल कर के द्वारा पड़ जाए तो करदाता को भार बहुत भारी लगता है। आप कल्पना करिए कि इस समय अगर मैं आंकड़े के रूप में आपसे शेयर करूं तो भारत का एक सामान्य व्यक्ति अपनी आय का करीब करीब 30% हिस्सा जो है कर के रूप में देता है। लेकिन अगर हर व्यक्ति के ऊपर सरकार कह दे कि आप अपनी आय का 30% हिस्सा कर भुगतान करेंगे तो वह तैयार नहीं होगा, वह कर चोरी के लिए बढ़ेगा। और जबकि सरकार वही कार्य कराती है लेकिन बहुल कर प्रणाली से। आप सामान खरीदने जाते हो उसके ऊपर 28% टैक्स, बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिसके ऊपर 40% टैक्स, बहुत सारे सामान ऐसे हैं जिसके ऊपर 5%, 7%, 8% टैक्सेस है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ द टैक्सेस, उसका नेचर अलग अलग है और उसके आधार पर आपसे कर लिया जाता है। तो और हमें आपको खलता भी नहीं है, बहुत सारे कर है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लगा हुआ है, हमें आपको उसका बोझ भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसलिए इन दोनों की तुलना में देखा जाए तो बहुल कर ज़्यादा उपयुक्त है। और चर्चा हम इस आगे के लेक्चर्स में करेंगे। किंतु बहुल कर प्रणाली का मतलब है ऐसा कर प्रणाली जिसमें सरकार टुकड़ों में छोटे छोटे हिस्सों में कर को लगाती है। मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम इज सच काइंड ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम वेयर द इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स इन अ पार्ट इन सेवरल पार्ट्स। और सिंगल टैक्सेशन सिस्टम वह है जहाँ पर सरकार एक ही कर हैवी टैक्स, एक सिंगल टाइप ऑफ द टैक्स को इम्पोज कर देती है, उसे हम एकल कर प्रणाली कहते हैं। छात्रों, जो कर का अंतिम वर्गीकरण है वह मूल्यानुसार या मूल्यांकन के अनुसार कर कहते हैं। मूल्यांकन के अनुसार अकॉर्डिंग टू इवैल्यूएशंस एक ऐसा कर है जो सरकार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर के इम्पोजिशंस को लगाया जाता है। और इसे 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। टेबल में आपके सामने दिख रहा होगा। विशिष्ट कर, दूसरा है मूल्यानुसार कर और तीसरा है दोहरा कर। विशिष्ट कर की मैं आपसे बात करूं, स्पेशल टैक्स एक ऐसा कर जब सरकार की किसी विशिष्ट आवश्यकता के लिए इसको इम्पोज किया जाए। स्पेशल कर सच काइंड ऑफ द टैक्स विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। जैसे इस समय आपने देखा होगा सरकार ने सेस लगाए हुए हैं। हमारे इस कोरोना काल की आपदाओं से निपटने के लिए सरकार ने, जो मैं कल चर्चा आपसे कर रहा था, 70% सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं लीकर कमोडिटीज के ऊपर। दैट आर द सेस, दैट आर द इम्पोज ऑफ द एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ द ऑन द कमोडिटीज। विशिष्ट कर है वो उस वस्तु पर पहले शामिल नहीं था, बाद में सम्मिलित किया गया है। तो ऐसे कर जो किसी विशिष्ट आवश्यकता के लिए कर लगाए जाते हैं उसको हम लोग विशिष्ट कर कहते हैं, स्पेशल टैक्सेस कहते हैं। आपने सेस का नाम सामान्यतः इसको दिया जाता है। आपने बहुत सारे कर का भुगतान किया होगा। सर्व शिक्षा अभियान पर कर दिया होगा, आपने भारत स्वच्छ भारत पर आपने कर दिया होगा। तो ये जो कर हैं हमारे, इस कर को हम लोग विशिष्ट कर कहते हैं। ये सरकार का अधिकार है, सरकार किसी विशिष्ट आवश्यकता की आपूर्ति के लिए इस प्रकार के करों को इम्पोज कर सकती है। दूसरा है मूल्यानुसार कर। बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज़ हैं जिन कमोडिटीज़ का कंजम्पशंस लोग बहुत ज़्यादा करने लगते हैं और सरकार जब यह अंदाज़ा लगाती है, सरकार जब इस चीज़ का आकलन करती है कि नहीं, इन वस्तुओं की सस्ती कीमतों के कारण इसका उपभोग ज़्यादा हो रहा है और वो समाज में कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर रहा है, तो सरकार उन वस्तुओं के ऊपर मूल्यानुसार कर लगा देती है ताकि कीमतों में वृद्धि हो जाए और उपभोक्ता उस वस्तु के उपभोग को लिमिटाइज कर दे, उपभोक्ता उस वस्तु के उपभोग को घटा दे। तो जब उपभोक्ता उस वस्तु के उपभोग को कम कर देगी तो ऑटोमेटिकली वह वस्तुएं, वह सामान जो उपभोग किया जा रहा है उस पर नियंत्रण भी हो जाएगा और सरकार को उसका लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये मूल्यानुसार कर है। स्पेशली लग्जरियस कमोडिटीज़ के ऊपर इस प्रकार के कर को लगाया जाता है, मूल्यानुसार कर, स्पेशली इम्पोज ऑन द लग्जरियस कमोडिटीज़। दिस टैक्सेशन इज बेसिकली made by the government for the controlment of the luxurious commodities or such kind of the commodities which are not profitable for the society। चूँकि प्राइसेस पर है, कीमतों को बढ़ाने के लिए लग रहा है, इस नाते उसको हम लोग मूल्यानुसार कर कहते हैं। लास्ट है बेटा दोहरे कर। दोहरे कर का मतलब डबल टैक्सेस। जब एक ही वस्तु के ऊपर एक से अधिक बार कर लगाया जाए उसको हम लोग डबल टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। समानता अब ये चलन में नहीं है
और अब इस कर प्रणाली को हम लोग इस नाते कम ही अध्ययन करने की बात करते हैं। दोहरा कर प्रणाली वह है जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक ही वस्तु के ऊपर कर लगाती है। जीएसटी लागू होने से पहले इस प्रकार की कर प्रणाली की चर्चाएं थी। राज्य उसी वस्तु पर कर लगाता था, दूसरे राज्य में पहुंचने के बाद वह राज्य भी उस वस्तु के ऊपर कर लगाता था। इससे कैस्केडिंग इफेक्ट भी कुछ सम्मिलित किया जा सकता है, इसमें संदर्भ में आता है। तो दोहरा कर प्रणाली एक ऐसा कर प्रणाली है, आप समानतः समझ सकते हैं कि दोहरे नाम से ये स्पष्ट है। डुअल मतलब एक ही वस्तु के ऊपर जब एक से अधिक बार कर लगे तो दैट इज द डबल टैक्सेशन सिस्टम, दैट इज द दोहरा कर प्रणाली। इम्पोजिशंस जब सरकार, राज्य सरकार अलग करे, केंद्र सरकार अलग करे, या दो राज्यों के बीच में अगर वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है तो हर राज्य अपनी सीमा पर वस्तुओं पर कर लगाए, तो ऐसी कर प्रणाली को हम लोग डुअल टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं, दोहरा कर प्रणाली भी कहते हैं। तो यह भी एक प्रकार के कर का स्वरूप है, कर का प्रकार है। अब इन समस्त वर्गीकरणों की चर्चा हम अगले लेक्चर्स में अलग अलग से आपसे करेंगे। छात्रों, आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा करों को किस भागों किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। अगले लेक्चर में हम कर के वर्गीकरण के अलग अलग इकाइयों पर अलग अलग व्याख्यान तैयार करेंगे। जो अलग अलग कर का वर्गीकरण है उसका उदाहरण स्वरूप, उसके एग्जाम्पल स्वरूप हम हर चीज़ों की व्याख्या आपसे करेंगे। धन्यवाद।